अभी कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है योगेश भैया। हेलो, अब आ रही है? जी भैया अभी आ रही है। हम्म। तो अ, ये जो आत्मबोध रहित संकल्प, तो अब आत्म तो अब आत्मबोध रहित संकल्प अवधारणा जो लिखा हुआ है, तो अवधारणा को स्वीकार लिया है बुद्धि, और यह स्वीकार्यता के आधार पर इच्छा विचार आशा की प्रवृत्ति अर्ध जागृत है। इस दशा में मन वृत्ति चित्त बुद्धि तंत्रित होते हैं। अवधारणा की स्वीकार्यता हुई है। इसका आशय ये निकलता है। जी भैया। हम्म। तो भैया ये जो डॉक्यूमेंट और हम पढ़ रहे हैं उसमें हाँ। आगे जो एक जिज्ञासा थी हम्म। उसके उत्तर में ऐसा दिया था कि स्वीकृति की जो चार स्तर बताए थे उसमें कि कल्पना में हाँ। स्वीकृति, फिर सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति, फिर निश्चयात्मक हम्म। स्वीकृति और उसके बाद पूर्ण स्वीकृति। तो ये हाँ। निश्चयात्मक स्वीकृति जो है वो अवधारणा ऐसा कह सकते हैं और पूर्ण हाँ। स्वीकृति को अनुभव ऐसे। हो। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक मुद्दा यह है कि ज्ञानावस्था में बुद्धि तीन अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। यानी ज्ञानावस्था के मानव का बाबा जी ने जो सर्वेक्षण किया, तो उस सर्वेक्षण में उनको ये तीन क्लासिफिकेशन समझ में आए। तो जो बाबा जी का प्रस्तुति है या प्रस्तावना है, ये तीन स्तर से रिसीव होगा। ये भी इसमें जोड़कर अपन सोच सकते। तो जैसे ये दिखता है, इसका आशय ये भी है, ये पॉइंट नंबर 2 का, कि कुछ मानव आत्मबोध के निकट हैं और कुछ मानव अभी आत्मबोध से दूर है। और स्वयं के अनुभव के आधार पर स्वयं को लेकर ये विधान है कि जागृत पूर्ण जागृत ये भी स्थिति है। अच्छा, ये जो आत्मबोध रहित संकल्प है ना, ये जो अवधारणा है, मतलब इस स्थिति को बाबा जी अवधारणा कहते हैं कि इसमें अपराध मुक्त चित्त है। इसका मतलब है कि एक और अपन इसका अर्थ निकाल सकते हैं, जिसे हम सुपात्र कह सकते हैं। ऐसे सुपात्र मानव भी बाबा जी को ज्ञान अवस्था के इकाई में परिलक्षित हुए हैं, क्योंकि इस आशय के संदर्भ अभ्यास दर्शन में भी आए। उसमें एक निकटवर्ती शब्द प्रयोग किया है।
तो इतना ध्यान ये पॉइंट नंबर 2 से आता है। अब यहां से जो स्वीकारते हैं सत्य की समझ में, क्योंकि ये जिज्ञासा है कि ये सारा स्थिति लगभग मानवीयतापूर्ण आचरण की स्थिति लगभग हो गई है, परंतु फिर भी ज्ञान अभी दूरी क्यों है? तो फिर मूल्यांकन में जो अवधारणा पूर्ण होने की बात है उस स्थिति में प्रबोधन है, क्योंकि ऐसे स्थिति के बुद्धि को जो जिसे आत्मबोध कह रहे हैं, वहां मध्यस्थ क्रिया है ये पता नहीं है, या ऐसे स्थिति के मानवों को या ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है, बुद्धि को सत्य का पता नहीं है। तो वो जहां तक पहुंचा है वही सत्य मान करके इसलिए नीचे दिया है कि ये अभी अहंकार है। आत्मा का ज्ञान मध्यस्थ क्रिया के रूप में और व्यापक वस्तु का ज्ञान मध्यस्थ सत्ता के रूप में, यह अभी नहीं है। तो ये श्रवण होने पर और फिर उस आधार पर जीने का कार्यक्रम या व्यवस्था का स्वरूप, ये सारा श्रवण होने पर अवधारणा पूर्ण होना और अनुभव होने की स्थिति, इतना अर्थ और इसमें निकल सकता है। अब आप बताइए, क्या आप इसमें सेटिस्फाई होते हैं? समझ में आता है ये? जी हाँ भैया। ठीक है ना ये? जी भैया, बहुत बढ़िया। हम्म। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी हम पढ़ रहे, समझ रहे हैं, तो जो व्यक्ति समझ रहे हैं वो तो अनुभव के लिए समझ रहे हैं। तो अनुभव के लिए समझ रहे हैं तो फिर वो अनुकरण अनुसरण में है, और अनुकरण अनुसरण में है, समझ रहे हैं, उनमें जागृति की संभावना है, तो वो सीधा सीधा जागृति का रास्ता है। तो ऐसी स्थिति यदि मिलती है, ऐसी स्थिति के मानव मिलते हैं, तो उनमें जागृति की संभावना निकट है और अर्ध विकसित है। उनमें भी जो इच्छा विचार आशाएं तंत्रित हैं, तो उनको भी ये प्रस्ताव पहुंचने पर उसको भी सही दिशा मिलती है, और जो अर्ध जागृत है उसको भी सही दिशा मिलती है, और पूर्ण जागृति का स्वरूप अब स्पष्ट हो गया है। तो उसको वो स्वयं प्रमाण है इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना? जी भैया। बढ़िया। तो फिर अपन आगे बढ़े। जी जी भैया, भैया। पठन कर। ठीक है। और कोई इस पर किसी को प्रश्न लगता हो तो चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़े। आज कोई पठन करना चाहेगा? विशाल भैया। हेलो, हाँ હું કરું છું. ठीक है, ठीक है। हाँ। સ્ક્રીન શેર પ્લીઝ કરજો.
સ્ક્રીન કોણ શેર કરે? સર તમે જ કરી દો. કરું છું. કઈ જગ્યાએ? પેજ નંબર સર 24 पेज नंबर 24 ની પહેલી જગ્યા સર. तो अनुभव के पहले अध्ययन विधि से यहाँ. વિશાલભાઈ પઠાણ અરે હા, અહીંયા છીએ ને તો અનુભવ કે हाँ हाँ. जिज्ञासा तो अनुभव के पहले अध्ययन विधि से बुद्धि में पहले अवधारणा है, उसके बाद बुद्धि में आत्मबोध है, फिर अनुभव, उसके पश्चात पुनः अनुभव बोध है. उत्तर प्रमाण बोध है. उसके बाद की जिज्ञासा, क्या अनुभव में ही संपृक्तता का बिंदु समझ में आता है? उत्तर अनुभव में ही आता है. बुद्धि में जो बोध होता है उसका अनुभव होता ही है, फिर कहना अनुभव ही प्रमाण है. अनुभव प्रमाण क्या है? सर्वदेश सर्वकाल के लिए हो जाता है. अनुभव होने से क्या हो गया? सर्वदेश सर्वकाल के लिए उपलब्ध हो गए. सार्वभौमिक सार्वकालिक कभी अपने किस देश में किस काल में रुकते हैं, रुकने की जगह है इसमें. इसके नीचे का पैराग्राफ भी है इससे रिलेटेड ही. गोल यानी लक्ष्य वही है, अवधारणा और धारणा. अवधारणा और धारणा के बीच में हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, अपने आप से होता है. अपने आप से होता है अनुभव. धारणा के बाद पुरुषार्थ हमको करना है. क्या करना है? प्रमाणित करना है. इसका अभ्यास होता है, चिंतन का, व्यवहार का, कर्म का अभ्यास. ये अनुभव के बाद अपने से आप से आता है. पहले कैसे है? हमको करना है. सत्य बोध में क्या 3 फैक्टर यानी घटक दिए हैं? स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य. इसका बोध होना. बोध काहे के लिए होना? सुख के लिए, सुखी होने के लिए बोध होना, और किसी कारण के लिए नहीं. संपूर्ण समाधान के अवधारणा हो जाने के बाद अनुभव होना स्वाभाविक है. अनुभव के लिए कोई उपदेश नहीं है, अनुभव के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है. अनुभव स्वाभाविक जीवन सहज प्रक्रिया है. बोध होने के बाद अनुभव होता ही है. अवधारणा बोध होना पुरुषार्थ. पुरुषार्थ क्या है? अध्ययन है. अध्ययन में क्या है? तदाकार है. तदाकार के लिए क्या चीज है? वस्तु. अस्तित्व में सहअस्तित्व रूप में और मानव के पास कल्पनाशीलता है. कल्पनाशीलता के साथ ही तदाकार होता है. सत्य के साथ तदाकार होना. तदाकार हो गया तो हो गया, अवधारणा हो गया. यदि तदाकार नहीं हो पाया, अध्ययन नहीं हुआ, अध्ययन करो. सीताराम. तो यहाँ पहली जो जिज्ञासा थी उसमें जो एक क्रम रखा बाबा जी के साथ के अनुभव के पहले जो अवधारणा है
उसके बाद बुद्धि में आत्मबोध है और फिर अनुभव के पश्चात अनुभव बोध। तो बाबा जी ने उसका अनुमोदन किया कि यही प्रमाण बोध है। बात की जो जिज्ञासा है कि संपृक्तता का बिंदु क्या अनुभव में ही समझ में आता है, तो उसमें बाबा जी ने कहा कि यहाँ अनुभव में ही आता है। सारा जो पुरुषार्थ है वो अवधारणा बोध तक ही है, और अनुभव होने से क्या हो गया कि हम प्रमाण के लिए उपलब्ध हो गए, यानी कि सार्वभौम और सार्वभौमिक और सार्वकालिक तरीके से हम वास्तविकता को प्रकाशित करने के लिए हम तैयार हो गए। तो अनुभव की ये उपलब्धि यहाँ पर बताई पहले पैराग्राफ में। तो और दूसरे पैराग्राफ में यह कहा कि जो लक्ष्य है वो अवधारणा और धारणा है, और अवधारणा और धारणा के बीच में हमारा पुरुषार्थ नहीं है, मतलब अनुभव के लिए पुरुषार्थ नहीं है। सारा जो पुरुषार्थ है वो अवधारणा तक ही है, यानी कि अध्ययन तक ही है। तो जो बुद्धि में आता है वो वही चीज़ अनुभव में आता है। तो सत्य बोध की जो बात की है वो 3 फैक्टर के रूप में, यानी 3 घटक के रूप में, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य का बुद्धि में जो बोध होता है वही चीज़ अनुभव में भी आता है। बोध क्यों काहे के लिए होता है, मतलब वो किस वहाँ मोटिवेशन फैक्टर क्या है कि सुखी होने के लिए हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन की स्थिति में बोध होता है। और जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें कहा कि संपूर्ण समाधान के अवधारणा हो जाने के बाद अनुभव होना एक स्वाभाविक घटना है। अनुभव के लिए फिर आगे कोई उपदेश या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, वो स्वाभाविक जीवन सहज प्रक्रिया है। पुरुषार्थ अध्ययन तक ही है। और अध्ययन में क्या है, तो अध्ययन में वास्तविकता के साथ, वस्तु के साथ, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में जो वस्तु है उसके साथ कल्पनाशीलता का तदाकार होना, यह अध्ययन की उपलब्धि है। कल्पनाशीलता के साथ तदाकार होते हैं, यानी कि कल्पनाशीलता जब सत्य के साथ, वास्तविकता के साथ तदाकार हो गया तो अवधारणा हो गया, और तदाकार नहीं हो पाता है तो अध्ययन भी नहीं होता और अवधारणा तक नहीं पहुंचते। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। इतना मुझे समझ में आया। भैया इसमें ये आत्मबोध और अनुभव बोध, ये दो में क्या फर्क है? आत्मबोध मतलब वो जो पूरी अवधारणा हो गई तब वो अनुभव होता है, पूर्ण बोध होने के बाद अनुभव होता है। तो वही जो पूर्ण बोध है उसको ही आत्मबोध बोला है। आत्मबोध और अनुभव बोध, अनुभव बोध मतलब प्रमाण बोध या अनुभव मूलक बोध, और ये आत्मबोध क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इसको अपन अपने को अच्छे से और अपन सोच विचार करते हैं। भैया मुझे जो समझ में आ रहा है कि हम जो, जिसे हम अवधारणा सुन रहे हैं, तो अवधारणा सुन रहे तो हम 4 मुद्दे सुन रहे लगातार। मध्यस्थ बल सुन रहे, मध्यस्थ शक्ति को सुन रहे, मध्यस्थ सत्ता को सुन रहे और मध्यस्थ क्रिया को सुन रहे, और इसके साथ में सम विषम मध्यस्थ ये गुणों को सुन रहे, और ये भी सुन रहे कि जो मध्यांश है इस मध्यांश में सम विषम से अप्रभावित तो है ही, सम विषम का नियंत्रण करने की शक्ति है। तो मध्यस्थ दर्शन के ये 4 मुद्दे हम लगातार सुन रहे, श्रवण कर रहे हैं, मनन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है और बोध हो रहा है।
अब ये जो आत्मबोध है, ये है कि आत्मबोध में मध्यस्थ क्रिया का पता लग गया। तो मध्यस्थ क्रिया का बुद्धि को पता लगना और मध्यस्थ क्रिया बुद्धि को समझ में आना, ये आत्मबोध की स्थिति। तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में होना और आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक वस्तु में होना। तो बुद्धि को आत्मबोध यानी मध्यस्थ क्रिया का पता लगना, परंतु व्यापक वस्तु का पारगामीयता का जिज्ञासा होना, दोनों एक साथ है। बुद्धि को मध्यस्थ क्रिया का पता लगना और व्यापक वस्तु की पारगामीयता की जिज्ञासा होना। तो ये जिज्ञासा होने से बुद्धि का प्रत्यावर्तन, और ये भी सूचना है कि ये होता, ये जो अनुभव होना है, अनुभव करने का अनवरत अवसर मध्यांश रूपी आत्मा में है। और आत्मबल श्रेष्ठ है, उसमें नियंत्रण की शक्ति है। ये बुद्धि को पता लगना और इस स्थिति में बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना और फिर आत्मा अनुभूत होते हुए प्रमाण होना और ऐसे प्रमाण का बुद्धि को बोध होना। तो अब यहां आत्मबोध सहित बुद्धि भी है और साथ में सहअस्तित्व अवधारणा या धारणा सहित बुद्धि अनुभव प्रमाण बोध संपन्न है। अब यहां पर रुतम भरा हुआ, मतलब अब ये जो संकल्प है, यह संकल्प सत्य से भरा हुआ होना, ये रुतम भरा है। इस तरह से आत्मबोध की स्थिति और अनुभव प्रमाण बोध, भैया इतना चर्चा कर सकते हैं। भैया तो ये आत्मबोध ही सत्यबोध है कि ये अनुभव बोध है वो सत्यबोध है? बहुत बढ़िया, ठीक है। आत्मबोध मेरे अनुसार अभी सत्यबोध नहीं है। जो सत्यबोध होना है, तो उस सत्यबोध में इकाई के बारे में तो पूरी वास्तविकता आ गई है ऐसी स्थिति में, परंतु व्यापक वस्तु का पारगामी होकर के सहअस्तित्व सत्य बोध है ना, वो अभी नहीं है। व्यापक वस्तु में इकाइयां डूबी भीगी गिरी हैं, तो इसका तो श्रवण हो रहा है, इसकी अवधारणा भी है, परंतु ऐसे स्थिति में अभी सत्य बोध है। हालांकि ये सारी स्थितियां, मतलब मुझको लगता है कि ठहरने की नहीं हो, मतलब ऐसी स्थिति नहीं मिली है कि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं अध्ययन का और वो आत्मबोध सहित हुए हैं, परंतु उन्हें अभी अनुभव नहीं है। ऐसी स्थिति इसमें बाबा जी की उसमें चर्चा में नहीं दिखती। आत्मबोध होने का मुझे अर्थ इतना ही समझ में आ रहा है कि ये एक क्वालिफायर है अनुभव के लिए, क्योंकि आत्मबोध यानी मध्यांश का मध्यस्थ क्रिया के रूप में बुद्धि तक ये पहुंचने
तक या ये पहुंचना एक प्रत्यावर्तन के लिए क्वालिफायर के रूप में मैं इसको समझता हूं। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो अज्ञान या अहंकार बना ही रहा, फिर तो डेडलॉक है यदि ऐसे सोचते हैं तो। इसलिए बुद्धि की जो स्थिति है वह स्थिति वहां तक पहुंची कि मध्यस्थ क्रिया को बुद्धि समझ रही है, परंतु ऐसे स्थिति में आत्मा या मध्यांश अभी अनुभव की स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति का क्या अर्थ हुआ? ये स्थिति का मार्गदर्शन अर्थ मुझे यही हुआ है। क्यों बताया जा रहा है ये मार्गदर्शन अर्थ? यही है कि बुद्धि की क्षमता जो है ना वो अध्ययन से पूरा होना और बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना, जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी ही कोई ही प्रत्यावर्तन होना होगा, उसमें जागरूक व्यक्ति का रोल नहीं है। जागरूक व्यक्ति का अध्ययन कराना वहीं तक है कि बुद्धि का आत्मबोध या बुद्धि को पता लगना और बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना, ये हमारे में ही होने वाली बात है। इस रूप में मैं इसको देखता हूं। इसलिए इस स्टॉपेज पे या इस ठहराव पर बहुत ज्यादा विश्लेषण अपने को क्या बोलोगे, ये संतुष्टिजनक नहीं रहेगा। हमको तो सीधे सीधे देखना है। हमको इतना निकल के आना है कि अनुभव के लिए क्या क्वालिफायर्स हैं और उन क्वालिफायर्स को प्राप्त करने के लिए, यानी अवधारणा पूरी होने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हमको दूर करके और अवधारणा पूरी कर लेना और अनुभव का आश्वासन मिला ही हुआ है। इस प्रकार से दिखता है। जी भाई, तो मतलब सत्य बोध को वो अनुभव बोध या फिर अनुभव मूलक बोध बोल सकते हैं। हाँ, सत्य बोध को अनुभव मूलक बोध, क्योंकि अनुभव मूलक बोध सत्य बोध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सह अस्तित्व पता लग गया। जी भैया, मतलब सह अस्तित्व का दृष्टा हो गया इस तरह से। जी भैया, भैया। ऐसा तो भी। हाँ हाँ, मैंने जिज्ञासा में भी भेजा था और अभी बात निकली है तो मैं पूछ लेती हूँ मेरी जिज्ञासा। जैसे हम हाँ परिभाषा संहिता में भी देखते हैं बोध की परिभाषा, तो उसमें 4 है: अस्तित्व बोध, जीवन बोध, सत्य बोध और व्यवस्था बोध। और भी जगह पे जैसे स्वबोध शब्द आया है और आत्मबोध शब्द आया है। तो भैया, ये स्वबोध, जीवन बोध और आत्मबोध, ये तीनों एक ही है कि इसमें कुछ अंतर है? और दूसरा ये था कि अस्तित्व बोध और सत्य बोध, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक बात है। तो बोध की परिभाषा अनुरूप ये सभी एक ही है। ये सभी एक है। जब हम डिटेल्स में जा रहे हैं, जैसे अभी ये जो चर्चा हुआ है, उस चर्चा में जो डिटेल्स आ रहे हैं वो डिटेल्स हमें ये संकेत करते हैं कि जीवन यानी जो हम समझते हैं उस समझने में भूमि कौन सा आता है, ताकि ये भूमि का यदि हमें पता लगे, हमें पूर्णता के लिए हमारी प्रेरणा बनी रहे। इस रूप में यदि भूमियों की पहचान होने लगती है, उस स्थिति में ये जो अभी इस डॉक्यूमेंट में जो चर्चाएं हैं वो इस आशय से ऐसी ऐसी प्रतीत होती हैं। और जो परिभाषा से जो आ रहे हैं तो उसमें स्वबोध, आत्मबोध
या ये जो जीवन के मतलब बोध में जो 4 बोध हैं, तो वो जो 4 बोध हैं वो समरी है, बोध की समरी है। बोध क्रिया की पूर्णता में 4 मुद्दों की समरी आती है। जी भैया। भैया ये आपके मैं शीतल बोल रही हूँ। भैया हाँ। आपने अभी एक बात कही, अवधारणा बनने में कुछ मतलब हर्डल्स हैं, तो हाँ। ये क्या हर्डल्स है भैया? हाँ, 4 बिंदु में हर्डल है ना। अगर हम टॉप से शुरू करते हैं, देखिए ये सब चर्चाओं से मेरे मानसिकता में बहुत खुलापन आया। पहले पहले जब शिविर सुनते थे तो वो जीव चेतना, मानव चेतना, 4.5 क्रिया, 10 क्रिया, तो ये 4.5 क्रिया और 10 क्रिया में ये बात सही है कि 10 क्रिया यानी क्रिया पूर्णता, अनुभव, जागृति और जागरूक नहीं होना, ये बात लॉजिकली ये बहुत साउंड बात है। यानी या तो व्यक्ति भ्रमित है या जागरूक है। ये बहुत अच्छे से अपने को पचाने की बात है कि या तो व्यक्ति भ्रमित है या जागरूक है। ये एक बार अच्छे से हमको पच गया तो फिर ये आता है कि भ्रमित से जागृति का पथ कैसा है। उस पथ में पहले मानसिक बाधा ही आती कि 4.5 क्रॉस होगा या नहीं होगा। हमारा प्रयास कैसे अपन पहचाने, कैसे जांचे, तो फिर पूरा व्यवहार दर्शन या अभ्यास दर्शन पढ़ते हैं, विशेष करके व्यवहार दर्शन पढ़ते हैं। और ये जो अभी अपन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि यदि हम समझने की प्रामाणिकता से जिज्ञासु और निष्ठा होने की स्थिति में आते हैं, ये पहला क्वालिफायर है। हर्डल भी यही है, नंबर 1, कि जिज्ञासा न होना और निष्ठा न होना, दोनों के अभाव में फिर यही कहना बनता है या तो जागरूक है, क्योंकि अब सूचना तो मिल गई अपने को, या तो भ्रमित है या जागरूक है। पर जिज्ञासा पर ध्यान चले जाना, निष्ठा पर ध्यान चले जाने से हमारी गतियों में एक ताकत आता है, एक विश्वास आता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे स्थिति में ये दिखता है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तक रास्ता साफ है। सीधा सीधा देखते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, सीधा सीधा सोचते हैं। उस स्थिति में जैसा पहला एक बाधा बताई कि निष्ठा का अभाव और जिज्ञासा का अभाव, उस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। पर अब ऐसा आता है कि 4 हर्डल, जैसे टॉप से शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते जैसे अभी दीदी ने पढ़ के बताया कि अर्ध विकसित है, अर्ध जागरूक है, तो अहंकार ये पहला हर्डल है। तो ये पहला हर्डल ये है कि व्यवहार में बहुत सारा मुद्दा आता है। ऐसे बहुत सारे अपने को खुद के एविडेंस मिलेंगे कि हमारी शुभ में तो कोई कमी नहीं दिखता है, हमने मानसिकता में कोई अपराध किया हुआ नहीं दिखता है, हमारा जिंदगी का हम पूरा एक पट देखते हैं अभी तक का, हमारा भी देखते हैं। और हमको ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं कि उसमें गलती निकालना मुश्किल है, एक चित्त शुद्धि की स्थिति दिखती है। अब ये आता है कि इनको तो कुछ सूचना नहीं मिली है, ये कैसे अचीव हो सकता है। पर ऐसे व्यक्ति जो भी हमारा सोचा समझा है, मान्यताएं जो बनी हुई हैं, उन मान्यताओं में ये रिफ्लेक्शंस आएंगे। कहीं से आदर्शवाद से लिया होगा, पता नहीं, ये सब तो मतलब डिटेल में जाने पर
एक प्योर जीवन की स्टडी यदि अपन करने लगते हैं तो ये स्थिति मिलती है कि कुछ प्रयास उस व्यक्ति को खुद को पता नहीं या मुझको खुद को पता नहीं है, पर ये प्रयास जीवन सहज हुए और ऐसे प्रयासों का एक फलित के रूप में दिखता है कि कुछ तो बात है और हमसे ये नहीं हुआ और हम एक सही मंतव्य के व्यक्ति हैं और हमको हर स्थिति परिस्थिति में हमको एक संतुलन आता है। परंतु ये स्थिति, इस स्थिति में ये सब क्या हुआ है इसकी जानकारी न होने के कारण एक अज्ञान की स्थिति, उसी को अहंकार माना है। मतलब क्या चीज, जो ऐसी स्थिति से भी श्रेष्ठ स्थिति है, उस श्रेष्ठ स्थिति को न पहचानने की एक गंभीर स्थिति बनी रहती है। यही अच्छे लोगों की स्थिति में एक बड़ा हर्डल पाया कि अच्छा आदमी सुनने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इससे कोई श्रेष्ठ स्थिति उपलब्ध हो सकती है इसका सूचना अभी न लेने की स्थिति है, क्योंकि वो अपनी लय में इतना ऐसा स्थिति कहा गया कि इतना सम्मोहन आया। तो ये पहला हर्डल तो ये है कि हमसे श्रेष्ठ स्थिति, वहां से जिज्ञासा बनता है। तो ये एक बात हुई। फिर उससे नीचे की स्थितियां चालू होती हैं, उसे कहते हैं अभिमान। मतलब कुछ हमने आरोपित कोई मानदंड बनाए हैं और उन आरोपित मानदंड का मतलब है ये चीज अच्छी होती है और उससे हम जैसा नहीं है वैसा दिखाते हैं, वो है अभिमान। उससे एक और नीचे की स्थिति दिखती है, उसको कहते हैं हठ, है ना, एक जिद्दीपना टाइप का एक बिहेवियर है, वही सही है। और उससे एक और नीचे की स्थिति है, उसको कहते हैं आसक्ति, जो कि फिर शरीर के आगे कुछ नहीं है, न संबंध है, न भाव है, न कुछ विचार है। मुझको जो पसंद है वही होना, वही चाहिए बस, वो है आसक्ति। तो 4 स्तर पर हर्डल है और जो सॉल्व करना है वो यही सॉल्व करना है। क्या आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होना, हट से मुक्त होना, अभिमान से मुक्त होना। 3 मुक्ति होने पर पता लगता है कुछ तो श्रेष्ठ है, वहां कोई जिज्ञासाएं और बलवती होते जाता है, ऐसा कुछ दिखता है दीदी। तो 4 प्रकार की हर्डल को अब इसमें ये व्यवहार दर्शन का एक मार्गदर्शन मिला अपने को जांचने के लिए। इतना बताया जा सकता है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक बार वो एहसास होना कि there is something called as excellence which is above मतलब मैं जहां तक जानती हूँ उससे आगे की बात है ये। हाँ। ये फनक हो पाना, वहां से हमारी जिज्ञासा बड़ी होती है कि ओके व्हाट इज दैट नाउ, एंड देन फिर ये एक्सेप्टेंस मोड में आना और फिर उसकी मनन चिंतन वो सब शुरू होना, उन सूत्रों को समझना, और फिर आपके अंदर वो सेटल हो सकती है। ठीक बात है, ठीक बात है दीदी। तो अपना जो अब अध्ययन का फोकस ये कहता है अपने को, भाषा को छोड़ दीजिए। थोड़ा भाषा ऐसा है कि क्योंकि हमें वैसा ही आदत है, इसलिए भाषा ऐसी थोड़ी सी है कि जागृति के लिए जीवन में गुणवत्ता वाली बात है। जागृति के लिए
एक ग्रेड है, लेकिन इसमें रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन का मतलब नकारना। जैसे हम बहुत कच्ची भाषा में ये कैसे जागरूक होंगे, ये कहाँ जागरूक होंगे, अमुक तमुक, ये नहीं होता। पर हाँ, जागृति के लिए एक जीवन की स्थिति है। मतलब क्या, सरल सरल बुद्धा दिया है कि जितना हम शरीर मूलक अपने पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किए हैं, ये वो ग्रेड नहीं है, ये कहीं नहीं पहुंचता है, बल्कि धंसता जाता है। समस्याएं खड़ी होती जाती है और श्रेष्ठता की क्वेस्ट, उस क्वेस्ट के लिए जैसे मैं काम करता हूं कि ये श्रेष्ठता अचीव होने के लिए मैं कुछ करता हूं, उसमें ये शरीर मूलक एक लाइन नहीं आती है। उस जगह से जब हम अपने आप पर काम करते हैं, तब समझ में आता है कि किसी चीज की तो मुझे प्यास है, और ये प्यास बाबा जी ने दिया है। यही तो मुझे इस अध्ययन से ये चीजें मिली। ये प्यास रूप से नहीं भरती हुई दिखती है, ये प्यास धन से नहीं भरता हुआ दिखता है, इसमें पद करके देखें, पद डाल के देखें तो भी नहीं भरती है, बल को लेके देखें तो भी नहीं भरती है। फिर किससे है? यही एक अपने में भ्रम की स्थिति है। किससे भरता है? क्या चीज चाहिए मुझको? भाषा है सत्य की, पर सत्य व्हाट डज इट मीन? इस रूप में हमारा प्यास जगता है, तब इसमें आंसर दिखते। तो ये पता हो गया कि ये जो आदमी को प्यास है वो बोल नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो वो क्या चीज है? तो वो न्याय की प्यास है। अब जब अपन न्याय को समझने जाते हैं, तब अपने तर्क भी ठीक बैठते हैं। ये हमारी प्यास न्याय की है। हम सभी संबंधों में ही पैदा हुए, भला संबंध को अपन कैसे नकार सकते? तब ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठता के लिए प्यासा है, उसके ध्यान में आने लगता है कि जिन संबंधों में मैं जीता हूं, क्या उन संबंधों को मैं समझा हूं? कर्तव्य पूर्ति तो कर देता है ऐसा व्यक्ति, परिवार में सेवाएं, कर्तव्य सब कर देता है, पर फिर भी संबंधों में तृप्ति क्यों नहीं है? ये एक मुद्दा है न्याय का। फिर एक मुद्दा आया धर्म का, यानी ऐसा व्यवस्था कैसे हो कि जिसमें ये तृप्तियां भरे, तृप्तियों के लिए ही काम हो, बचपन से ही काम हो, उसको कहेंगे व्यवस्था। और ये सब का जो आधार है, सह अस्तित्व जिसे कहते हैं, ये जो साथ साथ होने के, अब ये सारी सूचनाओं का क्रम अपने को जुड़ने लगता है कि जीवन का होना, नियति का होना, ये जो ब्रह्मांडीय किरण कहते हैं, ये जो धरती का ग्रहगोल में होना, अनेक ग्रहगोलों का पास आना, दूर जाना, इस प्रकार से कोई रचना क्रम होना, अपना शरीर कैसे इवॉल्व हो गया, ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ये सब सत्य कैटेगरी में आता है। इसके सब अंतर संबंध क्या है, ये सब मुद्दे अपने में उभर के आते हैं। तब जाकर के एक जिज्ञासा का स्वरूप हमको समझ में आता है। ओ, ये है जिज्ञासा, और यही मेरे प्रश्न भी हैं।
तो ये सारे अनुसंधान से गुजरते हुए ना, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, मुझको ऐसा लगता है वो क्वेश्चंस की है, प्रश्नों के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारे आपके स्थिति में जो प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्न, जिसको हम, फिर भाषा को माफ कीजिए, वो रोने गाने के प्रश्न है। कहीं पैसा चला गया, किसी ने हमारा पैसा लिया, दिया नहीं, है ना, कोई जमीन का टुकड़ा है इधर उधर हो गया, या कोई कोई हमको उस तरह का कोई यश नहीं मिला, या किसी ने हमको बेवजह तंग किया, ये सब ये कोई प्रश्न नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न है, तो सुख दुख की निर्मिति कहां से होती है, ये प्रश्न है। तो प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी हमको मैच करती है, हमको ये लगने लगता है कि ओ यस, ये हमारे भी प्रश्न है। तो एक स्तर अपन ऊपर आ गए। इस तरह से स्थितियां दिखती हैं। तब फिर पूरा पठन होना, पूरा सूचना आना, और फिर जो जिज्ञासा की स्थिति अपने में उत्पन्न होना, और उत्तर मिल सकता है, मिले हुए उत्तर को जिया जा सकता है, तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है। उसमें जो बार बार कहते हैं ना उपकार, ये इस उपकार की गहराई को अपन क्या पहचान पाए? उपकार क्या चीज है? वो उपकार है निष्ठा। तो आदमी की आदमियत, आदमी की क्षमताएं, आदमी की योग्यताएं, उन योग्यताओं को दूसरे आदमी के लिए, यानी व्यवस्था के लिए जब ये पूरक और उपयोगी होता है, उस स्थिति को उपकार नाम दिया। तो ऐसा जिज्ञासा और जिज्ञासा के उत्तर को पाया जा सकता है, पा करके इसको प्रमाणित किया जा सकता है, ये निष्ठा होना, ये अपने में क्वालिफायर बनता है। तो अभी देखिए ना, जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आज, हम आप 10-12 लोग अभी बैठ रहे हैं, 10-12 लोगों की कितनी तो परिस्थिति है। ये परिस्थिति को काटते हुए जिज्ञासा तक पहुंचना, मुझको ही मेरी जिज्ञासा तक पहुंचने में कितनी सारी परिस्थितियां हैं। जब हम जैसों की ऐसी स्थिति है, तो बाय एंड लार्ज पूरे वर्ल्ड ओवर को देखते हैं, पूरे विश्व के परिदृश्य को देखते हैं, क्या क्या तो परिस्थितियां नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो डिजाइन है, व्यवस्था का डिजाइन है, तो हम आप लोग व्यवस्था में जीते हैं। मतलब क्या करते हैं? जिज्ञासा और निष्ठा को जो हर्डल्स आई हैं, उसको दूर करते। हर व्यक्ति समझने का अधिकार लेके पैदा हुआ है, तो समझने के अधिकार को रास्ता तो मिले, ये रास्ता तैयार करने का काम है ये डिजाइन। तो इस रूप में जितनी भी चर्चा हम आप कर रहे हैं, मेरा एक छोटा ऐसा एक निष्कर्ष बना है कि हमारी हर्डल्स को, यूं कहे, या हमारी जिज्ञासाएं होने को, या हमको समझदार होने को, मुझे ऐसा लगता है कि हमको व्यवस्था की प्लेसमेंट हमारे चित्रणों में व्यवस्थित चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं की प्लेसमेंट से ये दिखता है। हर्डल दिख भी गया तो उसका काम भी दिखता है, उसके लिए अवसर भी दिखते हैं, साधन भी दिखते हैं। ऐसा स्थिति समझ में आता है। तो इतनी कुछ बात की जा सकती है इस पर। मुझको लगता है ये कुछ आपको कनेक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल काफी क्लैरिटी आई। एंड लाइक काफी बार शब्दों में ही, मतलब भाषा थोड़ी, मैं काफी समय से हूँ अध्ययन में, लेकिन मैं भाषा के पीछे भाषा में बहुत उलझ जाती हूँ, तो कभी कभार अर्थ छूट जाता है। तो आई वाज, थैंक यू फॉर गिविंग दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, काफी क्लैरिटी है।
बढ़िया। तो आगे पढ़ें। बिल्कुल। तो ये एक इसमें लास्ट लाइन कि अब अपने को सीधे सीधे देखना है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि तक सीधा सीधा देखना है। और ये आकलन में कोशिश करनी है कि मध्यांश, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, इसकी महिमा क्या है, इसका आकलन होते हुए हम सीधे सीधे देखें, सीधा सीधा चलते हैं और इसमें कोई रुकावट समझ में नहीं आती। और यदि रुकावट आ रही तो पता लगता है, उसको काम भी करना होता है। तो ये कैसे काम करते हैं उसका उपाय योजना हम आने वाले दिनों में, अपन शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर रहे, तो समाज शास्त्र पुस्तक में कैसे इन रुकावटों को बिना क्षति किए, वुंडलेस, बिना घायल किए, कैसे एक समाज उत्सव है और ऐसे उत्सवों में ही हम कैसे पूरकता और उपयोगिता के नियम को उसका अनुसरण करते हुए जागृति पथ के ऊपर हम अग्रसर हो सकते हैं। उसका एक हमारे में विश्वास होना, एक साहस आना, ये स्थितियां कुछ हम शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा देखते, सीधा सीधा चलते। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। भैया एक और जिज्ञासा थी, जैसे आपने कहा कि अवधारणा सुनना यानी 4 बातों को हम सुनते हैं, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता और मध्यस्थ क्रिया। और उसमें आपने बताया कि बुद्धि में, आत्मबोध में मध्यस्थ क्रिया का हमें पता चलता है। तो ये सारी अवधारणा की ही बात है। तो अभी और जो 3 है उस पे भी थोड़ा सा मीन्स आप रखिए, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ सत्ता के बारे में। सत्ता तो समझ में आता है कि शायद अनुभव में ही, इसके पहले तो नहीं, सूचना के रूप में या शब्द के रूप में ही रहेगा। तो मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति ना, जी भैया, ठीक बात है। तो जैसे अपन 8-10 दिनों से जहां अपन साक्षात्कार, बोध, इन मुद्दों की चर्चा कर रहे, तो ये ध्यान में आ रहा है कि इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है और इकाई का मौलिक रूप परमाणु है। तो अब अपने पास भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है। तो जीवन क्रिया में यानी जीवन होने के साक्षात्कार में, तो जीवन इकाई का स्वरूप संयुक्त रूप में पता लगता है। और ये संयुक्त रूप में पता लगने से ये जो परिवेशीय बल शक्ति और मध्यांश की बल शक्ति, ये स्पष्ट होने की स्थितियां शुरू होती है। तो जो स्वभाव धर्म की स्थिरता बोध में आता है, उस स्थिति में जो भौतिक रासायनिक रचनाएं हैं, उन रचनाओं के मूल में भी परमाणु होना, और ऐसे परमाणु में एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है, वो है कि इसमें एक मध्यांश है और परिवेश है, कभी नहीं बदलता। और ये जो न बदलने वाली स्थिति है, और उसमें जैसे परिवेशीय गति भी है वैसे मध्यांश की गति भी है। तो ये जो अब तक न पता लगने वाली स्थिति, अब तक यही पता लगता रहा कि कुछ प्रभाव हैं और ये प्रभाव सम विषम के रूप में पता लग गए। पर ये जो बने रहने का बात है, अस्तित्व बने रहने की स्थिति है,
ये बना कैसे रह सकता है या कैसे रहता है? तो इसके मूल में ये जो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति भौतिक रासायनिक परमाणु में भी चूंकि रचना है इसलिए उसका अलग से स्टडी नहीं है, पर जीवन परमाणु स्वतंत्र है, भौतिक रासायनिक परमाणु स्वतंत्र नहीं है, वो संगठन में ही मिलता है। और संगठन में रहते हुए अनेक रचनाएं हैं और उन रचनाओं का परंपरा बना हुआ होना, और ये बने हुए होने में मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति मूल रूप में परमाणु में होने से एक जो स्थिरता और निश्चयता की स्थिति है, ये स्थिरता और निश्चयता अस्तित्व में, इसका आधार हमें पता लगता है इन मुद्दों से। और जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अभी तो हम इन चीजों को तो पहचान सकते हैं। जैसे गुस्सा आता है, बने नहीं रहता, समस्याएं आती हैं, बने नहीं रहती। तो जीवन की जो स्थिति है, जो स्वाभाविक स्थिति है, वह स्थिति हमें साक्षात्कार बोध में अटेन होता है। और ये जो सहज स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है, ये स्वाभाविक स्थिति मध्यांश में जो मध्यस्थ बल है, शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव को हम धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। पहले अनुमान आता है, अनुमान से पुष्टियां होती हैं, और जीवन की जो स्वाभाविक गति है, उस स्वाभाविक गति का हमको अनुमान होता है। इस रूप में ये जो बने रहने का डिजाइन है, इसमें जो परमाणु स्तर पर जो स्थिति है, बल शक्ति की, स्थिति में बल, गति में शक्ति, तो ये मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति इसकी अवधारणा में स्पष्ट हो जाती है। और इसलिए स्थिरता और निश्चयता ये एक विश्वास की स्थली बन जाती है। इतना इस पर मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति पर अपन कह सकते हैं। जी भैया। और सोचते हैं जी क्या इतना सेटिस्फाई करता है? हाँ भैया, इसको मैं वैसे उसके साथ जोड़ रही थी, जैसे फाल्गुनी दीदी ने प्रश्न पूछा था अलग अलग जो बोध है उसके बारे में। क्या ये मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति को हम जो अस्तित्व बोध वहां पे बोल रहे हैं, उसके साथ भी जोड़ सकते हैं कि वहां से वो पूरा जो भौतिक रासायनिक और जीवन क्रिया सबको वहां से हम लोग समझ सकते हैं, या वो बोध तक वहां से पहुंच सकते हैं ऐसे। जी। तो ये अलग अलग जो बोध दिए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ये तीनों जो ज्ञान भी हम बात कर रहे हैं, उसको भी अलग अलग मीन्स अस्तित्व बोध और जीवन बोध इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। जी भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। तब रुके भैया हाँ, इसको ऐसे बोलते, मध्यस्थ बल से स्थिरता है और मध्य शक्ति से वो निश्चयता है, वैसा बोल सकते? हाँ हाँ हाँ, यस। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो रुका जाए। नमस्ते। नमस्ते भैया, थैंक यू।